मजबूत देश है। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। जनता के कण कण में वो रास्ता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, ये हमारी सोच नहीं है। 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनावी रैलियों से लेकर लुभावने वादे तक सब कुछ पार्टियां जोर शोर से कर रही है। यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और पार्टी जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ आज सहारनपुर के बेहट जनपद, जो कि विधानसभा नंबर 1 पड़ता है, वहां से शुरुआत होने का काम होगा, जहां कांग्रेस जन प्रतिज्ञा करते हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने करने का काम किया, जो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को बढ़ाने का काम किया और भाजपा ने 7 साल में इस देश को खत्म करने का काम कर दिया। हम प्रतिज्ञा में भी कहना चाहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़कियों को उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए जब वो 12वीं पास करके निकलेंगी, संसाधनों को कमी ना लगे, सबको स्कूटी देने का काम करेंगे और एक मोबाइल फोन उनकी सुरक्षा के लिए देने का काम करेंगे। और इस प्रतिज्ञा यात्रा में हम लोग जन जन तक जाने का काम करेंगे, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से लोगों में पहुंचने का काम करेंगे और संदेश देने का काम करेंगे। जैसे 70 साल कांग्रेस के राज में आम आदमी सुरक्षित रहा है, ऐसे ही आने वाले 5 साल में सुरक्षित रहने का काम करेगा। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल, स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना बनाई गई है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली की तैयारी की गई है, जिसके चलते 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि प्रतिज्ञा यात्रा का पहला रूट वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली में समाप्त होगा, जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी जिले शामिल होंगे। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा रूट बाराबंकी से शुरू होकर झांसी में समाप्त होगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिले शामिल होंगे। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा का तीसरा रूट सहारनपुर से शुरू होकर मथुरा में समाप्त होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा जिले शामिल होंगे। साल 1996 से लेकर 2017 तक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों में भले ही कमी आई है, लेकिन 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी सहारनपुर की बेहद सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। साल 1996 में कांग्रेस को महज 25 सीटें मिली थी, जबकि साल 2007 में 22, 2012 में 28 और 2017 में 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। बन गई है नकलची बंदर। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने जिस तरीके से प्रगतिशील यात्रा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से आज निकालना आरंभ करी है, उससे लगता है कि छोटे दलों से प्रेरणा लेके आज ये यात्रा शुरुआत कर रही है। जिस आज धरातल पे कांग्रेस खड़ी हो गई है 1996 से लेकर 2017 तक, ये दिखाई देता है कि कांग्रेस ने देश के प्रति कितना काम किया। और आज कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में जो यात्रा निकाल रही है, जनता को सोचना पड़ेगा प्रदेश की कि ये मन लुभावन जो ये चीज़ें आपको दे रहे हैं वो चाहिए, या प्रदेश के अंदर विकास, सुरक्षा और सड़क परिवहन और भिन्न भिन्न सुविधाएं वो चाहिए, वो प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस अपने राजनीतिक स्तर को सुधार पाएगी, क्योंकि करीब पिछले 3 दशकों से कांग्रेस की सीटों का ग्राफ गिरता जा रहा है।
अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में साल 2022 में सत्ता में काबिज हो पाएगी या फिर तैयारियों के सहारे ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटीन डेस्क, शामली। तो प्रियंका की प्रतिज्ञा से कांग्रेस को मिली संजीवनी और सपा कांग्रेस का कैसा रिश्ता, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज से यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है और कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कसर इसमें नहीं छोड़ रही है। और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत भी की है और कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है संजय वालिया, कांग्रेस नेता है, जो कि नरेंद्र पाल जी वर्मा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ कुंवर धीरज सिंह है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल लेंगे प्रदीप भटनागर जी से, जो कि यहाँ पर बैठे हैं। प्रदीप जी, अगर प्रियंका गांधी यात्रा करे तो नकल और आप करें तो यात्रा, प्रदीप जी इस बार कांग्रेस आपको टक्कर दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा चुनाव में 40% आरक्षण की बात रख दी है। देखिए, नकल और अकल की बात नहीं है। बात तो यह है कि आप जो 40% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, मोबाइल आप देना चाहते हैं, आप मोबाइल देके अगर शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप 40% आरक्षण की बात करते हैं, आप गुंडागर्दी की बात क्यों नहीं करते? अराजकता की बात क्यों नहीं करते? आपको 40% महिला नजर आई, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज नजर नहीं आता? उत्तर प्रदेश के अंदर शांति सद्भावना नजर नहीं आती? उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को मन लुभावन जो आपने स्वप्न दिखाया और नेताओं की घरवालियां मिसिज बुला के जो आपने डंडोरा लखनऊ के अंदर पीटा, वो सबने देखा। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं, उसका संदेश भी आपको स्पष्ट देना पड़ेगा। आप ये कौन सी प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं? क्या आप जवाहरलाल नेहरू जी से लेके श्रीमती सोनिया गांधी तक बता पाएंगे आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? आप अमेठी खत्म करेंगे क्या? अमेठी के बारे में बताएंगे कि आपके भैया ने अमेठी में क्या विकास किया और अमेठी से क्यों भाग गए वायनाड के लिए? क्या ये प्रियंका जी अमेठी के खड़े होकर मंच पे बताएंगे अमेठी वालों को कैसे क्या कारण था जो भागे राहुल जी? देखिए, प्रतिज्ञा यात्रा निकालिए। ये जो देखा दाखी एक दूसरे की चल रही है, ये दिखाना चाहती है अपना जनाधार। मैं तो पहले भी कहा अपने वक्तव्य में कि ये एक सेलिब्रिटी है, गांधी परिवार से जो कोई गांधी लिखा हुआ है, जिस दिन इनके पीछे से गांधी हट जाएगा, इनकी तरफ देखने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। अगर राजनीति क्या कहती है, प्रियंका जी कहती हैं कि जो शर्मनाक राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। अरे शर्मनाक राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है तो शर्मनाक आपकी बेइज्जती जो पंजाब के अंदर हो रही है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? राजस्थान में नंबर 1 भारतवर्ष में बन चुका है बलात्कार के मामलों में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में, रोजगार के मामले में, और तो और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के मामले में। उसकी राजनीति को क्या कहना चाहती है प्रियंका जी? चलिए, आप उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाना चाहते हैं। ठीक है। संजय वालिया जी यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के नेता, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संजय वालिया जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पुरानी बातें हैं उनका जवाब कौन देगा? अमेठी आप छोड़ भागे, वायनाड चले गए। वो कह रहे हैं कि जो पिछले समय से 1950 से लेकर अब तक की उन्होंने बातें कर दी हैं, उन सबका जवाब कौन देगा? जवाब मांग रहे हैं, इनको जवाब दे दीजिए, फिर आपसे मैं सवाल लेता हूं। मैं प्रदीप भटनागर जी से पूछना चाहता हूं, नकलची हम है या भाजपा है? सबसे पहले आपने कहा था कि जो राशन बट रहा है गांव गांव में, ये किसने दिया था? कांग्रेस की देन थी। आज जो राशन बट रहा है गांव में, गरीबों के लिए राशन आप दे रहे हैं, किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। सूचना का अधिकार किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। जब आप लोग आए, आपने कहा आधार कार्ड बेकार है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कांग्रेस की देन थी। हर वो काम जो कांग्रेस ने किया उसी पे आप चलने का काम कर रहे हैं और नकलची हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बलात्कार होने का काम हो रहा है, आप कह रहे हैं राजस्थान में गुंडागर्दी होने का काम हो रहा है, आप यूपी में देखने का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सालों में कितनी बड़ी बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई, कितनी ज्यादा। अभी बहुत जल्द, परसों भी वक्तव्य में मैंने कहा था, आपके यहाँ किसानों को मरवाने का भाजपा के नेताओं के द्वारा काम हुआ। राजनीतिक जघन्य अपराधों पर भी पता नहीं क्यों राजनीति करने लग जाते हैं। जो अपराध की श्रेणी में जो चीजें आती है उन पर भी राजनेता हमेशा राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो।
तो यही चाहे बताना हैदराबाद की चाहता बात हूं। कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ते हैं राजनेता हमेशा राजनीति करने पर उस चीज को लेकर। मैं तो भटनागर जी बात करना चाह रहा हूं। आप यूपी के मुद्दे पे बैठे हैं, यूपी के मुद्दों पर बैठे हैं। आज अगर बात करने की बात करें तो आप यूपी में बात करने की बात करें। कहां किस हाल में आपने यूपी को लाके खड़ा कर दिया है, किस हालात में आपने यूपी को लाके खड़ा कर दिया है। किसान मजबूर हो गया है। आप कहते हैं कि किसान के रेट धान के इतने मिल रहे हैं, और धान खरीदने वाला नहीं किसी केंद्र पर है, और आप कहते हैं धान के रेट मिल रहे हैं। आप गरीब बेरोजगारी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुद्दे पे आइए सर, क्योंकि आज का मुद्दा यही है, क्योंकि प्रियंका गांधी इस बार आपके लिए पूरे जोर शोर से तिरंगा यात्रा पे आ जाओ, प्रतिज्ञा यात्रा पे जाता हूं। तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा यात्रा पे आ रहा हूं जी। प्रतिज्ञा यात्रा आज माननीय है हमारी प्रियंका गांधी जी के द्वारा कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हुई है। उसका एक ही ध्येय है, आज तो पिछले 7 साल में यूपी के अंदर आम आदमी परेशान है, आम गृहिणी परेशान है, आम बच्चा परेशान है। 2 साल में पढ़ाई नहीं हुई, उसके बाद भी फीस देने का काम हुआ। अभी आपके बीच कोरोना काल चला, कोई स्कूल नहीं खुला, कोई बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं गया, और उसके बावजूद भी हम अभिभावकों को फीस देने का काम हुआ। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम प्रतिज्ञा यात्रा में गांव दर गांव जाने का काम करेंगे। लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि हम लोग 70 साल में हमने क्या दिया और 7 साल में आप लोगों ने क्या खोया। आप कह रहे प्रियंका जी फीस देंगी या नहीं देंगी। अभी आपने मोबाइल की बात की, कांग्रेस ने राजनीतिक लोगों को मोबाइल देने की बात नहीं की। कांग्रेस ने जो लड़कियां 12वीं पास करेंगी और संसाधन की देहात से कमी होती है, शहर पहुंचने में, स्कूल पहुंचने में, या सुरक्षा के लिए मोबाइल की जरूरत होती है, उन 12वीं पास लड़कियों को मोबाइल देने की, स्कूटी देने की बात कही है। नेताओं की घरवाले को स्कूटी या मोबाइल देने की बात नहीं की है। आप मोबाइल दे रहे हैं, योगी जी लैपटॉप दे रहे हैं, फर्क कोई नहीं रहा आप में भी। मोदी जी चलिए ठीक है, नरेंद्र पाल जी के पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। नरेंद्र पाल जी, आप काफी वरिष्ठ है सर, और आपको राजनीति का काफी करीबी से देखा भी है, जानते भी हैं सर। आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस ने 2022 चुनाव का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर रखा है। क्या लगता है इस बार प्रियंका कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? क्या इस बार प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगी? देखिए, प्रियंका जी तोड़ और हाड़ तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं वो कर रही हैं, और किसी भी प्रतिपक्ष के राजनीतिक दल को जो करना चाहिए वो कर रही हैं। अब उनका संगठन उनकी इश्यूज को कहां तक लेके जाएगा, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, वो नीचे तक कैसे जाएंगी, इस पर यह निर्भर करेगा। सवाल प्रियंका जी सरकार से जो पूछने चाहिए उस पर निश्चित तौर पर वो कभी चूकती नहीं है, उस सवालों को वो उठाती भी हैं और वहां हाजिरी दर्ज भी करती है जहां जाकर उस सवाल को पूछना चाहिए। लेकिन उस इशू को उनका संगठन नीचे तक कैसे लेकर जाता है, इस पर निर्भर करेगा कि उनकी प्रतिज्ञा यात्रा, उनके उठाए हुए इश्यूज, प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो वो करने में चूक गई हैं, उनको नीचे तक संगठन की जिम्मेदारी है कि वो उनको नीचे तक संगठन लेकर जाए। और किसी भी सरकार के खिलाफ कोई एक इशू होता है जो आम मुद्दा बन जाता है और उसी पर सरकार वापस आ जाती है या उसी पर वापस दूसरे दल के हाथ में सत्ता चली जाती है। अब प्रियंका गांधी के जो इशू हैं, जो प्रतिज्ञा यात्रा है, उसको कांग्रेस का जिले का संगठन, इनका ब्लॉक का संगठन और नीचे का संगठन आम आदमी पर चर्चा का विषय कैसे बनाता है। वो चाय की दुकान पर, पान के खोखे पर, गली मोहल्ले के गली पर, गांव की बैठक में वो चर्चा का विषय बनेगा तो वो इशू बनेगा, और जब इशू बनेगा तो सरकार के लिए सरदर्दी होगी। बिल्कुल। उसके लिए एक बहुत मजबूत संगठन की जरूरत है जो ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से कलाई के साथ पंजा जुड़ा हुआ होता है, वो नीचे की चीजों को पकड़ने में कामयाब होता है, तो उसी तरीके से संगठन का काम है। केवल कलाई से सारा काम नहीं होगा, उंगली को भी काम करना है, तर्जनी को काम करना है, अनामिका को काम करना है, अंगूठे को काम करना है। तो संगठन के इनके जो विभिन्न स्तर हैं उस पर कांग्रेस पार्टी कैसे काम करती है, इस पर निर्भर करेगा कि प्रतिज्ञा यात्रा की सफलता और असफलता कहां जाती है। ठीक है सर,
थैंक यू सर। चलेंगे सीधा कुंवर धीरज सिंह के पास, यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ कुंवर धीरज जी। कुंवर धीरज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी एक ही फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, और जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई वैसे ही और इनके बीच मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, वैसे ये खबर आने लगी कि सपा और कांग्रेस के बीच इस बार गठबंधन को लेकर चर्चाएं होने लगी है। तो अगर कहीं कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन होता है तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है, सर आप कुछ समझना चाहेंगे? जुबेर जी, पहली बात तो यह है कि अगर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जी दिल्ली से लखनऊ एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं तो शिष्टाचार मुलाकात तो हो ही सकती है, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो बीजेपी वालों को इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? किस बात का डर है उन्हें? अगर उन्हें क्या लगता है गठबंधन हो भी रहा है तो उन्हें डर कहां है? उनके तो जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं 350 के पार। तो फिर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की शिष्टाचार भेंट को उन्होंने रूप दे दिया कि गठबंधन हो रहा है, सपा कांग्रेस एक हो रही है। जब तुम 300 पार 350 पार के जगह जगह होर्डिंग बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हो तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बीजेपी आज अपने मूलभूत जो मुद्दे हैं उन्हें भूल चुकी है। अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई जिसमें किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई, उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोले, योगी जी कुछ नहीं बोले। अरे तुम्हें किसानों की परेशानी नहीं दिखाई देती? तुम्हें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की बातें वो तो दिखती हैं, लेकिन देश में जो किसानों के साथ अभी बरसात में इतना नुकसान हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर सपा कांग्रेस एक हो भी जाए, जब तुम्हारे काम अच्छे हैं, बीजेपी ने काम अच्छा करा है 4.5 साल, तो फिर डर किस बात का है? ठीक है, चलिए प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, आपको डर किस बात का अगर सपा और कांग्रेस अगर एक साथ हो भी जाते हैं तो? पहले मैं डर के बारे में बता दूं भाई सबको। देखिए, डर तो क्या कहेंगे, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और लोकदल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसे ऐसे कई फ्रंट थे जहां तीनों एक साथ थे और भाजपा अकेली थी, और वहां भी जीत के आए थे अपने दम पे। ठीक है जी, डर की बताऊं, अगर 350 पार का है ना कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने कहा है अपने दम पे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कहता है वो करता है, पहली चीज। आप प्रियंका जी की और या आप अखिलेश जी की बात करते हैं, हम तो साफ संदेश ये देते हैं प्रदेश के नागरिकों को कि आपको छलावे में नहीं आना है। ये लोग छल कपट वाले हैं। इन लोगों ने आपके लिए कितना अच्छा छलनी में छान के भविष्य दिया आपको, जो पिछला भविष्य और पूर्ण भविष्य आपने क्या दिया। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज गांव देहात के अंदर आज हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां आज पंखे में दिन में बैठ सकती हैं। जो दिन में कभी पंखा जो लगा था छत पे, मगर वो रात को चलता था, वो दिन में चलता है आज। ये बाखूबी है प्रदेश के अंदर है। आप इसके लिए हाँ करें या ना करें। प्रदीप जी, जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के शादी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, योगी जी हालचाल पूछने जाते हैं, उसको क्या बोलोगे? वो क्या है? वो छलावा नहीं है? लड़ाई वो छलावा नहीं है क्या? देखिए श्रीमान, राजनीतिक लड़ाई और राजनीति में बड़ा फर्क है, और एक व्यक्तिगत में। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे तो मेरे साथ मित्र मेरे हैं जो अन्य भिन्न पार्टियों में हैं, तो क्या रंजिश हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी? भटनागर जी, अगर एक फ्लाइट में प्रियंका और अखिलेश यादव दोनों दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं, उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात कर भी ली, वो कहाँ का छलावा हो गया? हमने ये अभी आपने बोला कि हम समझाना चाहते हैं कि हमारी प्रदेश की जनता छलावे में ना आए। जी मैं बता देता हूँ, कोई चीजें छलावा कौन किसके साथ करता है, जनता बखूबी जानती है, और जनता इसका जवाब मैं थोड़ा सा थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं जरा जनता बिल्कुल जवाब देगी कि किसी ने छलावा किया है, कौन छलावा कर रहा है। मैं धीरज जी बात का थोड़ा सा 30 सेकंड में जवाब दे दूं। धीरज जी, हवाई जहाज के अंदर मिलना एक ये मीडिया सुर्खियां और अपना काम निकालना होती है। अगर इसके विषय में भाजपा ने बोला तो गलत नहीं बोला है। पहली चीज, जब कोई भी वीवीआईपी जब किसी हवाई जहाज में चलता है ना, तो पहले सब चीजें प्रोटोकॉल में पता होती सबको। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं धीरज जी के विषय में, और ये सुर्खियां क्यों बनी है आने वाले भविष्य बताएगा, और चंद जल्दी बताएगा। और आपने जो उत्तर प्रदेश किसानों की बात करी ना, भारत वर्ष के अंदर जहां भी बारिश हुई है और जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उसका संकलन, और सुनिए इसमें खत्म करो बस, उसका संकलन सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं। और भारतवर्ष की कौन सी सरकार पहले किसानों को राहत देगी, ये भी हम आप बैठ के देखेंगे। और धीरज जी, उम्मीद करेंगे कि आप इस विषय में टीका टिप्पणी करें।
कि कौन सरकार सबसे पहले किसानों के लिए क्या करती है। हमने उत्तराखंड में देख लिया, ये 3 दिन, केवल मात्र 3 दिन की बारिश कितना बड़ा प्रलय कर गई 2 राज्यों के अंदर। चलिए, इस विषय को भी देखना है कि कौन पूर्ति करता है। संजय जी के पास चलेंगे क्योंकि आज प्रतिज्ञा यात्रा है कांग्रेस की, उसी के ऊपर बात करेंगे। संजय जी, 2017 में भी आपने दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही थी, लेकिन बावजूद इसके आपको महज 52 सीटें मिली थी और काफी लंबा चौड़ा गठबंधन आपका था। और तो और, क्या इस बार प्रियंका गांधी कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे नहीं, खड़ी हो चुकी है। मैं आपके पैनल को बता देना चाहता हूं, आम जनता को बता देना चाहता हूं, पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस ने अपने संगठन को इतना मजबूत किया है कि गांव स्तर तक ही नहीं, बूथ स्तर तक भी हमने पूर्णतः तैयारी कर ली है और हर बूथ पर 5-5 लोगों को तैयार कर चुके हैं। सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, इतनी बड़ी तैयारी के साथ हम आगे निकलने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय लल्लू जी के नेतृत्व में हम कहना चाहते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि पीछे जो हुआ तो भूल जाए। अब नई दिशा, नई निर्देश प्रियंका गांधी के चल रहे हैं। हर कार्यकर्ता सुबह से शाम तक निकलता है, गांव गली पहुंचकर प्रियंका जी के जो मुद्दे उठा रही है, जहां पर जाके वो विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रही है, जहां दलितों को, अभी दलितों का जो अत्याचार हुआ है, हर जगह जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम यकीन दिलाना चाहते हैं इस प्रतिज्ञा यात्रा के द्वारा हम पूरे प्रदेश के अंदर, कौन कहता है अगर मोदी जी, योगी जी की बात निकलती है, हाल में उनकी बात निकलेगी नहीं, हाल में तो उनकी बात निकलेगी नहीं है। हम लोगों पे आप कुछ भी बोलने का काम करेंगे। थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए संजय जी। साल 1996 से लेकर 2017 तक का छोटा मोटा सा मैं डाटा आपको बता रहा हूं विधानसभा चुनाव को लेकर के। 17 में मोदी सरकार के बावजूद आपने सहारनपुर की बेहद सीट जीती थी, जो कांग्रेस के खाते में गई थी, इतनी बड़ी लहर के बाद भी। और कांग्रेस ने साल 1996 में 25 सीटें आपके खाते में आई थी, 2007 में 22, 2012 में 28 और 17 आते आते आपका ग्राफ इतना नीचे चला गया सर, आप 7 सीटों में सिमट के रह गए थे सर। 7 पे जी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी गलतियों का एहसास किया। हम लोगों ने जो कमजोरी आ गई थी, हमारी कांग्रेस ने पूर्णतः ध्यान दिया और आज संगठन पूर्णतः अपने आप में खड़ा है और जन जन तक जाके अपनी बात कहने काम कर रहा है। और जितनी भाजपा की विफलताएं हैं, चाहे पेट्रोल के मामले पे हो, चाहे डीजल के मामले पे हो, चाहे महंगाई के मामले पे हो, जहां हर जगह जनता त्रस्त है, हमारी गृहिणी त्रस्त है, या गैस सिलेंडर के नाम पे हो, हर जगह ये लोग अपना मनमानी काम करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमें हर हाल में जनता से रिस्पॉन्स मिलने का काम हो रहा है। और जनता मन में ये बात बना चुकी है कि इस बार भाजपा को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जनता 2022 में जनता भी बखूबी जानती है किसने क्या काम किया है, किसने काम नहीं किया है और क्या जनता के लिए सही क्या गलत है 2022 में। इसका जवाब वोट से जनता खुद दे देगी। लेकिन प्रदीप जी से जानना चाहेंगे। प्रदीप जी साफ तौर पर कह रहे हैं संजय जी कि उन्होंने को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और कांग्रेस इस बार फिर से खड़ी हो रही है। तो जाहिर तौर पर आपके लिए मुनासिब है कि आपको वाकई नुकसान होने वाला है। तो प्रदीप जी आप फिर कैसे इससे निजात पाएंगे? मैं तो पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ भेज के जाके क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता है, नेता नहीं है आपके, तो छत्तीसगढ़ भेज के आप कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां सरकारी फंड का दुरुपयोग होना, उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए। इस बारे में नहीं बताएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश क्या आपकी भाजपा में ऐसा नहीं होता है? क्या भाजपा ऐसा करने का, कांग्रेस ऐसा करने का काम कर रही है? आप लोग भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, 7,000 कार्यकर्ता आपको ढूंढे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे आपको, इसलिए आप छत्तीसगढ़ करा रहे हैं। आप अगर हमारे पास कार्यकर्ता ना होते, अगर हमारे डिबेट का समय कम है, कार्यकर्ता ना होते तो 7,000 कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ कैसे जाते? कार्यकर्ता है तभी तो छत्तीसगढ़ गया, कार्यकर्ता है तभी छत्तीसगढ़ गया। अगर कार्यकर्ता ना होता तो छत्तीसगढ़ कौन जाता? गलत कह रहा हूं मैं। अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं है और सक्रिय नहीं है तो छत्तीसगढ़ कैसे जाता हो? आप कहता हूं छत्तीसगढ़ की लड़ाई समाप्त आप यूपी पे आ जाए, आप यूपी पे आ जाए। आज उत्तर जी बिल्कुल आ जाए। देखिए उत्तर प्रदेश, अगर हम अपने लोगों को, मैंने अभी क्या कहा, हमने कुछ गलतियां की, आप अपने संगठन पर ध्यान कम दिया। ये वो लोग हैं, ये लोग
जुबेर जी, ये वो लोग हैं समाजवादी। छोड़ते हैं, आप भी तो फोन करके गुजरात वालों को दिल्ली बुलाते हैं, आप भी तो कर्नाटक वालों को दिल्ली बुलाते हैं, तमिलनाडु वालों को, चेन्नई वालों को दिल्ली बुलाते हैं मीटिंग के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है जुबेर जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं कमी नहीं है। आज कार्यकर्ता भाजपा का वो है जो अपने घर से खाना खा के और अपना काम करने जाता है और खाने साथ में खाना लेके जाता है जी, क्योंकि परेशानी। मैं जुबेर जी बता देना चाहता हूँ, दलाल खत्म कर, मैं बता देना चाहता हूँ जुबेर जी, बीच में अभी मीटिंगों के लिए तो यहाँ आ रही है, दुकानदारी दलाल खत्म नहीं हुए, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ने का काम हो गया है। जो दलाल वो बीच से सीधा हट गए, क्योंकि आपके पास बिजली विभाग के लिए बिजली बनाने के लिए कोयला भी उपलब्ध नहीं है, आपके पास कोयला भी उपलब्ध नहीं है, बिजली का संकट भी गिरा गया है, बेफिक्र सब कुछ नहीं है। जिस प्रदेश आप लोग जिस प्रदेश के अंदर बैठे हैं, बिजली में बैठे हैं, आप श्रीमान, आप बरगलाइए ना। चलिए ठीक है, सवाल लेंगे। आप उपभोक्ता को तंग करने का काम कर रहे हैं। प्लीज, ठीक है संजय जी, प्रदीप जी, ठीक है, नरेंद्र जी के पास चलेंगे, नरेंद्र जी के। नरेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे 1996 से लेकर के 2017 तक का इतिहास मैंने भी बताया है कि क्योंकि लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, धीरे धीरे वोट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा निचले स्तर पे पहुंच गया है। और आलम ये था, जो अमेठी एक सीट थी उनकी खुद की पुश्तैनी सीट, वो भी लोकसभा चुनाव में वो लोग हार गए। तो क्या इस बार कांग्रेस का फिर से वो वर्चस्व प्रियंका गांधी लौटा पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से वो जान फूंक रही हैं पूरी कांग्रेस के अंदर, पूरे पिछले 1 साल से वो करीब लगी पड़ी, तो क्या लग रहा है आपको पूरा ओवरऑल 2022 अगर चुनाव देखे तो कैसा रहेगा इस बार? देखिए जुबैर साहब के 96 से नहीं, आप और पहले से जाकर भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास वर्तमान को सिखाता है और भविष्य को बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंदिरा गांधी ने 71 का युद्ध जीता था और 77 में अपने देश में चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी। 300 से ज्यादा सीटों के बाद में बहुत बड़े नंबर के साथ इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजीव गांधी ने सरकार बनाई और 5 साल पूरे नहीं हुए, चूंकि कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव करा दिया था और अपने चुनाव में हार गए। उसके बाद में वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और वीपी सिंह जी पूरा समय नहीं कर सके, उसके बाद में चंद्रशेखर जी आए, वो भी चले गए। उसके बाद में राजीव गांधी की हत्या हुई, नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सरकार बहुत कायदे से चलाई और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं कृषि संबंधी मामलों पर, WTO के प्रस्ताव और डंकल के प्रपोजल्स उनके उसमें आए और लिबरलाइजेशन का दौर पूरी दुनिया में चला। पूरी दुनिया में मंदी आई और नरसिम्हा राव साहब के वक्त में देश ने ठीक से काम किया और आगे बढ़ गए। उसके बाद में जिस समय ये सब हो रहा था, ये नहीं लग रहा था कि अगली सरकार किसकी बनेगी, तो कई दलों की सरकारें आई, देवेगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल, ये लोग चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद में सारे विपक्ष ने, जब आम चुनाव हुआ जिसमें धुर वामपंथी दल और उसके बहुत बड़े नेता ज्योति बसु जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, हरकिशन सुरजी, इन सब ने आकर सोनिया जी से कहा कि भाई आप देश का प्रधानमंत्री बनिए, और उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद में इन लोगों की सरकार बनी, बाद में मनमोहन सिंह जी आए। तो मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि कौन संगठन कैसे काम कर रहा है। अगर आप 77 की बात करें तो जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं था, एक पार्टी भी नहीं थी, जिले में कोई संगठन नहीं थे और बहुत बीमारी से त्रस्त अपंग की हालत में जयप्रकाश बाबू कुर्सी पर बैठकर भाषण करते थे और देश में उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को विदा कर दिया था। तो देश में जनता का मूड किस बात से बनता है, उस बात पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथी बीजेपी के नेता यहाँ प्रदीप जी अभी कह रहे हैं कि इतनी सीटें कभी मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की कभी 2 सीटें थी पूरे देश में, लोकसभा में 2 ही सीटें थी और उसके बाद में उनकी 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें रही हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकारें। जरूरी नहीं है कि संख्या बल कितना है लोकसभा में,
राजनीति में ये माना जाता है कि जनता के दिलों पर राज कौन लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो पार्टी बड़ी हो, जरूरी ये है कि वो इशू बड़ा हो और आम आदमी के दिलों को छू जाए, और उस पर जब वोट करते हैं तो एक की सत्ता चली जाती, दूसरे की आ जाती है। जब सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में पार्टी का संगठन काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। पार्टी के नेता का ऑरा काम करता है कि उस पार्टी के नेता का आभा मंडल क्या है, और पार्टी की तीसरी बात है पार्टी की पॉलिसीज क्या है, ये काम करता है। और चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी बात होती है उसमें यह है कि जो पार्टी सत्ता में है, जो सरकार चला रही है, उसने आम आदमी का कितना भला किया है। भाई सरकार का काम मोटा मोटा काम है रोजगार के अवसर पैदा करना, कोई भूख से न मर जाए उसके लिए ये इंतजाम करना। तीसरा है कोई दवाओं के अभाव में ना मर जाए तो उसका स्वास्थ्य देखने का काम उसका करना होता है। दूसरा, राष्ट्र हम पे हमला ना कर दे उसके लिए सीमाओं की चौकसी का काम होता है। मोटे मोटे रोजगार का काम है, स्वास्थ्य का काम है, शिक्षा का काम है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम है। और अपोजिशन का काम है कि वो सरकार से इन सारे विषयों पर सवाल पूछे, नौजवान के लिए रोजगार की बात करे, किसान के लिए उसके संसाधनों की बात करे, उसके भाव की बात करे, स्वास्थ्य के विषय पर आम जन का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे इसकी बात करे, और देश की सीमाएं आज कैसी है उस पर बात करें। मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी की जो प्रतिज्ञा यात्रा है, अपोजिशन के एक नेता के लिए जो जरूरी है वो उस काम को कर रही है जी। सत्ता पक्ष के लिए ये जरूरी है कि उनके सवालों के वो जवाब दे और जनता को अपनी बातों से संतुष्ट करे कि उसने किसान को कितना लाभकारी मूल्य दिया है, खाद का दाम कितना कम किया है, बिजली का दाम कितना घटाया है या बढ़ाया है, डीजल के दाम की क्या स्थिति है, जो हर साल फौज खड़ी हो रही है उनके लिए कितने रोजगार के अवसर उसने मुहैया कराए हैं। इन सवालों के जवाब सत्ताधारी दल को देने होते हैं और अपोजिशन के दल को इन सब पर सवाल करना होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आगे समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। और लगातार अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज से यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। कई सालों से सत्ता में दूर रही कांग्रेस भी कोई कसर अब इसमें नहीं छोड़ रही है, और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। लेकिन ये तो 2022 तय करेगा कि आखिर किसके हिस्से में जाएगी जीत। फिलहाल इस समय इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।